चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। आप क्या पहली क्लास आपने पढ़ा है पहले कि प्रिपरेशन की, आप कर रहे हैं पहली बार कर रहे हैं? ग्रेजुएशन हो गया आपका? क्या किया ग्रेजुएशन में? बीएलएड की है। कहाँ से आप? धर्मपुर से। नाम क्या आपका? प्रिया। चलिए ठीक है। तो अभी हम ना वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू की हमने, और पहला चैप्टर ही किया था मेरे ख्याल से हमने, ब्रह्मांड वगैरह कुछ वो लिखे थे हमने। आज उसे कंटिन्यू करेंगे। बेसिक चल रहा है, ठीक है। अभी एक ही चैप्टर छूटा है, आप तो स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें करेंगे, ठीक है। तो करते हैं शुरू। उस दिन याद है आपको क्या किया था हमने? लैग्रेंज पॉइंट कर लिया था हमने, और हमने प्लैनेट वगैरह सारे कर लिए थे शायद, है ना? प्लैनेट और बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लिया था हमने। आज को थोड़ा सूर्य की बात करेंगे। सूर्य की परतें कौन कौन सी है, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा तारों का देखेंगे, तारों का जीवन क्रम कैसे चलता है। और फिर हम पृथ्वी पे आ जाएंगे। जियोडेसिस सुना आपने? मतलब कि पृथ्वी का जो उस पर सारी परिक्रमण, आपका उसका घूर्णन वगैरह जो होता है, उसका शेप कैसा होगा, ये सब चीजें उसमें आ जाएंगे, ठीक है। दिन रात होना, रोटेशन रिवॉल्यूशन होना। तो बेसिक हम कर लेंगे ना पृथ्वी वगैरह, तो उसके बाद फिर आपका वो शुरू कर देंगे हम। भूमंडल, क्रस्टमेंटल कोर होता है ना, क्रोड वगैरह वगैरह। पढ़ा आपने भूमंडल? भूमंडल कौन सी तीन परतें होती है इसमें? हाँ, क्या बोलते हैं? क्रस्ट को बोलते हैं भूपटल, मेंटल, और उसे क्रोड बोलेंगे उसे, ठीक है। तो कोर को क्रोड बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ, तो वो सब चीजें देखेंगे उसकी, अलग अलग जो लेयर होती है ना उसपे, वो देखेंगे क्या होती है। फिर थोड़ा उसके आगे फिर हम ज्वालामुखी वगैरह शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वही करते हैं। तो आज की जो हेडिंग है, आज लिखना आप सूर्य, ठीक है। आज की हेडिंग लिखेंगे हम, दैट इज सूर्य। ठीक है, सूर्य की परतों की बात करेंगे हम। बेसिक रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सूर्य की कितनी परतें होती हैं, किसी को आइडिया है? 6 परत होती है, ठीक है। इनमें से अंदर की 3 परत हमें नहीं दिखती, बाहर की 3 परत दिखती है हमें। और इसमें से जो एक जोन है फोटोस्फीयर, जिसे हम प्रकाश मंडल बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे वो ना सोलर रेडिएशन निकलती है, जो हम देखते नहीं टाइम टू टाइम, है। हाँ, वो सब वो चौथी परत है। चौथी परत है, वहां से दिखनी शुरू होती है सूर्य की परतें। अंदर की 3 नहीं दिखती है हमें, ठीक है। तो वहां से हमें सूर्य की परतें दिखती है, तो वहां से सोलर रेडिएशन आती है, जो कि हम देखते हैं ना, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है मोबाइल वगैरह वगैरह। बीच बीच में आज खबरें पढ़ेंगे कि प्रकाश मंडल से सोलर फ्लेयर आई, और उसके कारण क्या हुआ। यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन होता है ना, वायरलेस कम्युनिकेशन, बेतार संचार जो होता है, वो काफी प्रभावित रहता है उससे, तो वो हम देखेंगे। और फिर लास्ट पे जो परत है, वो कोरोना, जो हमें सूर्य ग्रहण के टाइम पे दिखती है ना, एक रिंग के रूप में, ठीक है। तो उन 6 परतों के बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लेते हैं, आगे करते हैं, ठीक है। तो लिखना, सूर्य में लिखना आप, सूर्य की निम्न निम्न 6 परतें हैं। निम्न 6 परतें हैं। पहले लिखना आप कोर, या फिर क्रोड जिसे कह सकते हैं। कोर या फिर क्रोड। सूर्य में जो एनर्जी या ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, वो किस के कारण होती है, किस रिएक्शन के कारण होती है? नाभिकीय संलयन, बिल्कुल सही, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हाँ, संलयन में क्या होता है, दो न्यूक्लियर मिलते हैं, और विलयन में क्या होता है, दोनों टूटते हैं। जैसे हमारे जो हम जो एटॉमिक बम बॉम्ब बनाते हैं, वो किस पे आधारित होता है? किसमें, संलयन या विलयन? विघटन। विघटन पे होता है, हाँ। विस्फोट बेसिकली उसमें भी होता है, खैर। पर जो विघटन होता है वो भी कंट्रोल होता है, फिर भी जो हम बम बनाते हैं फिर कंट्रोल होता है। लेकिन जो ये होता है संलयन, फ्यूजन जो होता है, अनकंट्रोल होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बस के बाहर है, हालांकि बनते इसके हम, इसके बन जो बनते हैं वो हाइड्रोजन बम कहलाते हैं। तो और ज्यादा विध्वंसक होते हैं, ठीक है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। बाकी फिजिक्स में आप ही पढ़ लोगे कि संलयन और विघटन में क्या अंतर वगैरह है, वो फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो लिखते हैं कोर। कोर के बारे में लिखना, यह सूर्य का सबसे अंदरूनी भाग है। यह सूर्य का सबसे अंदरूनी भाग है। यहाँ पर, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के सिकुड़ने के कारण,
यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के सिकुड़ने के कारण नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है एवं एवं हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यही नाभिकीय ऊर्जा यही नाभिकीय ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यही नाभिकीय ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोर होता है, इसमें बता चुका हूं आपको कि देखो न्यूक्लियर फ्यूजन या संलयन स्टार्ट होता है इसमें। इसके कारण क्या होता है, देखो हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता है आपका हीलियम में। ठीक है, तो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है प्रकाश और टेम्परेचर हीट के रूप में। ठीक है, वही सूर्य हमें मिलती है। देखो सन से हमें हीट एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है ना, तो वो सोर्स जो है वो एक रिएक्शन है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन या संलयन का जो रिएक्शन है, इसके कारण जो ऊर्जा निकलती है वो प्रकाश और हीट के रूप में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये पहली परत थी कोर। अगली परत कितना देखो मुश्किल है थोड़ा कंट्रोल। कर लिया है हमने, हाइड्रोजन बम बनाते हैं इस पे, लेकिन ये काफी टफ काम होता है। आर्टिफिशियल सन इसी रिएक्शन में बेस्ड था, तो कंट्रोल है अब। हालांकि इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत टेक्नोलॉजिकल काम है। देखो क्योंकि वो क्या था, वो उसे कंट्रोल करके रखना था, बस एक एक्सपेरिमेंट टाइप का था। अगर इस पे बेस हाइड्रोजन बम हम बनाते हैं तो वो उसका जो दायरा होगा फूटने का वो अनकंट्रोलेबल होगा। बना सकते हैं, ये तो टेक्नोलॉजी है, हमें पता है न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, तो कर तो सकते ही हम। है, एनर्जी एक बहुत बड़े स्तर पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एक लिमिटेड उसमें कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट के उसमें वो कर सकते हैं हम। बहुत बड़ा हो गया तो कंट्रोलेबल नहीं है। तभी तो आर्टिफिशियल सन बोल रहे हैं। अब ये वाला सन नहीं है ना, आर्टिफिशियल सन है। अब देखो ये सन इतने करोड़ों लाइट वर्ष हमसे दूर है, फिर भी कितनी हम तपन महसूस करते हैं इसकी। अब यहाँ पर अगर आर्टिफिशियल सन बनाएंगे तो पृथ्वी तो बिल्कुल राख हो जाएगी। अगर ऐसा सन बनाना शुरू कर दिया हमने, तो वो एक्सपेरिमेंट के रूप में बेसिकली ना, हम क्या अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से देख रहे हैं। ऊर्जा जरूरत बढ़ रही है हमारी, तो हम अब इस कोल पे, पेट्रोल पे, वाटर पे इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तभी तो अब देखो नई एनर्जी आप देखना, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी अब यूज कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन भी कन्वर्ट कर रहे हैं ना, कि हाइड्रोजन से निकालेंगे कभी कुछ कभी कुछ, तो ये हम टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट करते हैं ऊर्जा के जो भी ऑल्टरनेट सोर्स टू। ठीक है, तो पहली थी कोर। अगली परत देखना, यह है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव रेडिएटिव जोन, इसे हम बोलते हैं विकिरण क्षेत्र। सर आपकी आवाज कम हो गई है। रेडिएटिव जोन या विकिरण क्षेत्र। ठीक है, इसमें देखो हमें कुछ लिखना नहीं है बेसिकली, मैं आगे बता दूंगा। इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, तीसरी परत लिख लो। तीसरी परत लिखना आप, कन्वेक्शन जोन। इसे हिंदी में बोलते हैं हम सवहनीय क्षेत्र। सवहनीय क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले क्रोड आ जाता है, फिर विकिरण क्षेत्र आता है, फिर संवहनीय क्षेत्र आता है। ठीक है, क्रोड से इसकी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, बाकी यहाँ पे ऊर्जा आपकी बेसिकली ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब ये दिखता है, इसके नीचे एक नोट लगा के लिख देना, ये तीनों परत, क्रोड, विकिरण क्षेत्र और संवहनीय क्षेत्र, हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो इस पे एक नीचे लाल लाइन लिखना,
सूर्य की प्रथम तीन परत, सूर्य की प्रथम तीन परत, क्रोड, विकिरण क्षेत्र, प्रथम तीन परतें, क्रोड, विकिरण क्षेत्र एवं एवं संवहनीय क्षेत्र एवं संवहनीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो तीन परतें थी। अब अगली परत पर आते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट परत यही है, इसे बोलते हैं हम फोटोस्फेयर या प्रकाश मंडल। इसकी तीन जो ऊपर यहां से शुरू होगी, इन सबको हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखना सूर्य का वह भाग, सूर्य का वह भाग जिसे हम देख सकते हैं, सूर्य का वह भाग जिसे हम देख सकते हैं प्रकाश मंडल कहलाता है। प्रकाश मंडल कहलाता है। यह सफेद रंग का होता है, या सफेद रंग का दिखाई पड़ता है बेसिकली। यह सफेद रंग का दिखाई पड़ता है। आगे लिखते हैं। कभी कभी प्रकाश मंडल से, कभी कभी प्रकाश मंडल से, प्रकाश मंडल से चुंबकीय तरंगों से युक्त, चुंबकीय तरंगों से युक्त परमाणुओं का तूफान, चुंबकीय तरंगों से युक्त परमाणुओं का तूफान सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करते हुए, परमाणुओं का तूफान सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को पार करते हुए सर एक बार रिपीट कर दीजिए लास्ट वाली लाइन। कभी कभी प्रकाश मंडल से चुंबकीय तरंगों से युक्त परमाणुओं का तूफान सूर्य के आकर्षण बल को पार करते हुए, सूर्य के आकर्षण बल को पार करते हुए, सॉरी, गुरुत्वाकर्षण, वही हो गया ना। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को पार करते हुए अंतरिक्ष में चले जाता है, अंतरिक्ष में चले जाता है। इसे इसे सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर्स भी कहते हैं। इसे सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर्स भी कहते हैं। आगे लिखना। ये प्रकाश मंडल के जिस स्थान से, प्रकाश मंडल के जिस स्थान से सौर ज्वालाएं निकलती हैं, सौर ज्वालाएं निकलती हैं, उस स्थान को, उस स्थान को सौर कलंक या सन स्पॉट, स्थान से सौर ज्वाला निकलती है, उस स्थान को सौर कलंक या सन स्पॉट भी कहते हैं। यह सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं। यह सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग है।
इसके इसके हल्के काले हिस्से को इसके हल्के काले हिस्से को, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में एक ही वर्ड है, अम्ब्रा। हल्के काले हिस्से को अम्ब्रा, हल्के काले हिस्से को अम्ब्रा, एवं ज्यादा काले हिस्से को पिनम्बरा कहते हैं। एवं हल्के काले हिस्से को अम्ब्रा एवं ज्यादा काले हिस्से को पिनम्बरा कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? आगे लिखना पैराग्राफ चेंज करके, मैं भी आपको समझा दूंगा पूरा। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, यह सौर ज्वालाएं यह सौर ज्वालाएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर, यह सौर ज्वालाएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर पृथ्वी में बेतार संचार को, पृथ्वी में बेतार संचार वायरलेस कम्युनिकेशन जो फोन वगैरह यूज करते हैं ना, पृथ्वी के बेतार संचार को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे लिखना, पृथ्वी में प्रवेश करते हुए पृथ्वी में प्रवेश करते हुए पृथ्वी में प्रवेश करते हुए ये यहाँ चुंबकीय तरंगे, प्रवेश करते हुए यहाँ चुंबकीय तरंगे वायुमंडल के आयन मंडल में, वायुमंडल के आयन मंडल में, आयन मंडल आयनोस्फीयर होता है ना, आयन मंडल बोलते हैं हिंदी में। पृथ्वी के आयन मंडल में हवा के कणों से टकराकर, हवा के कणों से टकराकर एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिसे उत्तरी ध्रुव में क्या कहते हैं? है? क्या? रेनबो? ना ना, देखो जिसे उत्तरी ये जो फिनोमिना होता है ना, नॉर्वे साइड बहुत लोग यहाँ देखने आते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लिखना जैसे उत्तरी ध्रुव में, इसका नाम इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखना कोई दिक्कत नहीं। ऑरोरा, ऑरोरा देखो जो लाइट हो रही है प्रवेश, उसे ऑरोरा बोलते हैं। जब उत्तरी ध्रुव में होता है इसे बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, इसे उत्तरी ध्रुव में ऑरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव में, और दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये एक फिनोमेना है। देखो अगर वैसे देखा जाए, अगर आप कि मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, मैं आप सूर्य की इसी परत की बात कर रहे हैं, मान लीजिए सूर्य की वाली परत जो है, यही आपकी वो है प्रकाश मंडल, ठीक है, ये प्रकाश मंडल है। तो होता क्या है ना, इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जैसे मैग्नेटिक तरंगे या चुंबकीय तरंगे निकलती है, ठीक है, तो जब से तरंगे निकलेगी ना, तो यहाँ पे एक काला स्पॉट पड़ जाएगा, तो इसे हम बोलते क्या है, सूर्य कलंक या फिर सन स्पॉट, ठीक है। तो ये काला स्पॉट पड़ गया, इसमें जो ज्यादा हिस्सा गहरा होगा उसे पिनम्बरा, जो लाइट होगा वो अम्बरा, ठीक है। अब इससे ना ये बाहर की ओर ऐसे ऐसे चुंबकीय तूफान निकलते हैं, ठीक है, ऐसे से, इन्हें क्या बोलते हैं हम, सौर ज्वाला या फिर सोलर
फ्लेयर्स, ठीक है। इनका नेचर, इनकी प्रकृति चुंबकीय है, ठीक है। ये यहाँ से निकल चुके, प्रकाश मंडल से निकले, ये तो याद रखना विषय कि प्रकाश मंडल से निकलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जब ये अर्थ में पहुंच रहे हैं, तो अर्थ में आपको पता है कि हमारा वायुमंडल थोड़ा बहुत पता है आप लोगों को। सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है? क्षोभ मंडल। फिर समताप आ जाएगा। क्या बोलते हैं समताप? सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या बोलते हैं? समताप मंडल। फिर मेसोस्फेयर को क्या? मध्य मंडल। फिर आयन मंडल। फिर आपका बाहरी मंडल, ठीक है। जो आयन मंडल होता है उसे आयन मंडल क्यों कहते हैं? उसमें क्या होता है? आयन होते हैं। आयन क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल है, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उनमें चार्ज होता है कुछ ना कुछ। अब देखो, यहाँ पे मान लीजिए आयन मंडल है, यहाँ पे हमारा आयन मंडल है दोनों ध्रुवों पे, तो यहाँ पे आयन है, वो चार्ज पार्टिकल है। जब ये मैग्नेटिक फोर्स उन चार्ज पार्टिकल में लगती है, तो यहाँ पे फिर एक प्रकाश शुरू होता है, ठीक है। प्रकाश बनता है उत्तरी ध्रुव में भी और दक्षिणी ध्रुव में भी। इस प्रकाश को ऑरोरा बोलते हैं। और पोजीशन के हिसाब से उत्तरी ध्रुव में से ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फिनोमेना जब होता है तो यहाँ पे काफी पर्यटक इसे स्पेशली देखने आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक फिनोमेना है, इसलिए बोल रहा हूँ सूर्य की प्रकाश मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है। सब सौर कलंग, सौर ज्वालाएं, ऑरोरा बोरेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और ये सब इससे रिलेटेड, ठीक है। और जब जब ये आता है, देखिए हमारा जो है, हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन किस पे बेस्ड होता है? जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, बीटेक की है किसी ने ईसी में? बीटेक की ईसी वगैरह पढ़ा आपने? कम्युनिकेशन पढ़ा कि भी आपने? कैसे होता है कम्युनिकेशन? पता है आपको मोबाइल सेट कैसे काम करते हैं? बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे काम करता है? वायरलेस कम्युनिकेशन पूरा पूरा आयन मंडल में मौजूद आयन जो होते हैं ना, आयन जो है, उन पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखो, जब ये ऑरेला आयन से रिएक्ट कर रही है, रोशनी तो छोड़ ही रही है, उनकी जो कंडक्टिंग कैपेसिटी है उस पर भी प्रभाव डालेगी, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन खराब होता है, ठीक है। तो जब जब आप देखना रेगुलरली ये प्रकाश मंडल से ये सौर ज्वालाएं आती हैं, और हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन थोड़ा प्रभावित रहता है उसमें। नहीं, सोलर फ्लेयर, सौर ज्वाला मैंने इंग्लिश में लिख दिया ना, वहां पे लिखा है मैंने, ठीक है। क्लियर है आपको ये? दोनों, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली उस पर डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़, ठीक है। ठीक है, तो फोटोस्फीयर याद है, प्रकाश मंडल। अगली परत लिखना, क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर इसे बोलते हैं हम वर्णमंडल। वर्णमंडल, ठीक है। वर्णमंडल में ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस इसमें ये लिख देना, यह हमें यह हमें लाल रंग का दिखाई देता है। सूर्य का वह भाग जो लाल रंग का दिखता है हमें यहाँ से, वो वर्णमंडल है, क्रोमोस्फीयर। ठीक है। आखिरी परत जो है, कौन सी परत होती है आखिरी? कोरोना, ठीक है। आखिरी परत कोरोना, हिंदी में भी कोरोना लिखेंगे ना सर, ठीक है। आखिरी परत है कोरोना। इसमें एक चीज लिखना, यह सूर्य की सबसे ऊपरी परत है। यह सूर्य की सबसे ऊपरी परत है, और करोड़ के बाद, जो सूर्य का करोड़ लिखा था, तो करोड़ के बाद सूर्य का सर्वाधिक तापमान, सूर्य का सर्वाधिक तापमान कोरोना में ही पाया जाता है। कोरोना में ही पाया जाता है, ठीक है। आगे लिखना, कोरोना कोरोना सूर्य ग्रहण के समय भी दिखाई पड़ती है। कोरोना सूर्य ग्रहण के समय भी दिखाई पड़ती है।
ठीक है इतना। देखो अगर मैं वैसे बनाना चाहूँ इसे, वैसे सूर्य आप देखोगे बन जाएगा ये भी। ठीक है, सूर्य की पट्टी बना रहे हैं बेसिकली। एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहली परत कौन सी है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना। कोर। तो इसे याद रखना, कोर में क्या हो रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नाभिकीय संलयन हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, इससे एनर्जी निकलती है। ठीक है, अगली परत ये वाली कौन सी है, रेडिएटिव जोन। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब तीसरी परत आपकी कौन सी, कन्वेक्शन जोन, सामान्य जोन। ये तीनों परत इनविजिबल है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है। ठीक है, अब दिखनी कहां से शुरू होती है हमें, चौथी परत से। चौथी परत कौन सी है, कौन सी है, मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ रिवाइज करने के लिए, वो तो पता है कौन सी, फोटोस्फीयर है ना, प्रकाश मंडल है। और इसी परत में अगर दिखाएं, आप दिखाना चाहते हैं तो आप इसमें दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ डार्क स्पॉट हो रखे हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, ठीक है, सन स्पॉट, सोलर स्पॉट, या फिर सौर कलंक, कुछ भी बोल लो। और यहीं से आप ऐसे करके दिखा सकते हो कि ये बाहर सौर ज्वालाएं बाहर की ओर जा रही है। ठीक है, फोटोस्फीयर से। इसका और ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, इसके अगला वाला जो है वो आपका क्रोमोस्फीयर, जो कि रेड कलर का होता है। और लास्ट जो लेयर है दैट इज कोरोना, ये आपको सूर्य ग्रहण के समय में दिखाई देगी। ठीक है, ये तीनों परत जो है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, हमें दिखाई देती है, शुरू की तीन नहीं दिखाई देती। ठीक है, और एक बात और याद रखना, देखो ये अलग चीज है, जब हम मान लो कि आपको वहां पे आग लग रही है, कहीं पे कुछ आग आपने तापते बैठे, जितना पास बैठे उतनी गर्मी लगेगी आपको, जितना दूर जाओगे उतनी ठंड लगेगी। सूर्य में उल्टा है, सूर्य में देखो आपको पता है एनर्जी आती है, तो उसके जो पास रहेगा उससे ज्यादा गर्म होना चाहिए। लेकिन सूर्य में क्या होता है कि जब आप बाहर की ओर जाते हैं तो आपका तापमान कम होता जाता है, लेकिन फिर भी कोरोना का तापमान इसके बाद सेकंड नंबर पे है। ठीक है, ये जो है ना, सूर्य की स्टडी इतनी डिटेल में नहीं हुई है, तो बस आप ये याद रखना कि सूर्य की परतों में, लिख लो एक लाइन, ये एक लाइन नीचे लिख लो, मैं बताता हूँ, नोट में लिख लो, सूर्य में या सूर्य की परतों में, सूर्य की परतों में करोड़ से करोड़ से बाहर कोरोना की ओर जाते हुए, करोड़ से बाहर कोरोना की ओर जाते हुए तापमान में वृद्धि देखी जाती है, तापमान में वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, वृद्धि देखी जाती है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपको कि सूर्य में सबसे ज्यादा तापमान इसमें से किस लेयर का होता है, किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, कोर का होता है। और सेकंड नंबर पे सबसे गर्म कौन सी होती है, कोरोना। ठीक है, तो ये याद रखना है एक, ये बड़ा आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है बेसिकली, पर ये आपको अपवाद के रूप में याद रखना है कि वैसे तो बाहर की ओर टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसका है, सबसे कम सेकंड नंबर पे इसका है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इसमें हुआ, क्लियर है, आगे बढ़े इससे। ठीक है, तो सूर्य और उसकी परतें थी, और ये सारे फिनोमेनन देखे। ठीक है, तो क्रोमोस्फीयर तो जरूर याद रखेगा, कहाँ गया, फोटोस्फीयर सॉरी, प्रकाश मंडल जो था ना, इसे याद रखिएगा, इससे क्योंकि सौर कलंक, सौर ज्वालाएं और ये ऑरोरा लाइट है, सब इससे रिलेटेड है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये सूर्य की पड़ती थी, सूर्य हमने छोटा टॉपिक तो निपटा दिया, प्री में रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते थे। अब लिखते हैं तारे और तारों का जीवन चक्र। ठीक है, तारे और तारों का जीवन चक्र। हमें फोटोस्फीयर से दिखनी शुरू हो जाती है, पहली 3 तो दिख ही नहीं रही है। अब वैसे देखा जाए तो हमें तो एग्जैक्टली देख सकते हैं ना, लेकिन बहुत माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की डिटेल से देखोगे आप, तो आपको दिख जाएगी। वैसे हम क्रोमोस्फीयर वैसे साधारण भाषा में बोलेंगे तो हमें वही क्रोमोस्फीयर ही दिखता है, प्रकाश मंडल ही दिखता है। हाँ, वैसे दिखाई दे रहा होता है फोटोस्फीयर से। कितना क्लियर है आप लोगों को, तारे और उनका जीवन चक्र।
ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसके बाद फिर आपको लिखाऊंगा भी ये, ठीक है। तारे क्या है? सूर्य भी एक तारा है। तारा हमें दिख रहा है तो एनर्जी और हीट दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, किस रिएक्शन के कारण कर रहा होगा? है कौन सा? फ्यूजन, हाँ, संलयन। जो सूर्य में लिखा ना, सूर्य भी एक तारा है तो संलयन, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी तारे में एक रिएक्शन हो रहा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट। सर आपकी आवाज ना बहुत कट कट के आ रही है। क्या आ रही है? एक मिनट रुकना मुझसे। ठीक है, अभी भी आएगी आवाज कट के तो बता देना, आपको थोड़ा सेल बदल दे, शायद सही आ जाए। जी सर। ठीक है, अब देखना इसे। तारे में जो रिएक्शन हो रहा है वो है नाभिकीय संलयन, जिसके कारण इसमें ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब देखिए, तारे ना दो प्रकार से हम देखेंगे कैसे, आपने सुना होगा ना, ब्लैक होल बन रहा है, ब्लैक स्टार बन रहा है, तारे जीवन मरण हो रहे हैं, पूरा एक प्रक्रिया होती है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो, तारों में दो हम वो बनाते हैं। एक, अगर तारे का मास, एम मतलब मास, ठीक है, मतलब उसका जो द्रव्यमान होता है, अगर वो कम है 1.4 ऑफ मास ऑफ सन, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको लिखाऊंगा, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये जो लिमिट है 1.4 ms, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। हमारे चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने लिमिट दी थी, ठीक है। अब देखिए, m इज लेस देन 1.4 ms। अगर तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम हुआ तो होता क्या, देखो, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्शन चल रहा है। एक टाइम आएगा, हाइड्रोजन से हीलियम जो बन रहा है ना, ये रिएक्शन हो जाएगा बंद, क्योंकि हाइड्रोजन एक सीमित मात्रा में होती है, रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तारा में जब ये रिएक्शन बंद हो गया, तो देखो ऊर्जा निकलनी बंद हो गई, तो क्या हो जाएगा? तारा अब क्या हो जाएगा? समझ रहे हो ना बात को? देखो, मतलब समझो इसके अंदर का हीटर चलना बंद हो गया, तो ये ठंडा होगा, तो ये ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होके इसका रंग हो जाएगा लाल। ऐसे तारों को हम बोलते हैं रेड जायंट। हाँ, इसे बोलते हैं हिंदी में रक्त दानव, ठीक है। इतना क्लियर है? लाल दानव, रक्त दानव, कुछ भी बोलो। मैं बिल्कुल वो ट्रांसलेशन वाली जो बर्णवाल साहब है, तो वो रक्त दानव लिखते, तो ये लिखो इंग्लिश में, ठीक है ना, रेड जायंट, बढ़िया। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन से हीलियम में बनना खत्म हो गया, अब हीलियम बचा। अब क्या होता है, देखो, ये जो हीलियम है ना, विद टाइम ये हीलियम कन्वर्ट होता है भारी पदार्थों में। भारी पदार्थ जैसे कि आपका कार्बन, और कार्बन इन टर्न कन्वर्ट होता है आयरन में, Fe मतलब आयरन, ठीक है। अब हल्का पदार्थ, देखो हम बहुत डिटेल में नहीं जाना, सब ये है। अब ये समझो कि जब ये हल्का हीलियम भारी पदार्थों में कन्वर्ट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो इसके कारण तारों में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, इसे हम बोलते हैं सुपर, ठीक है। इस विस्फोट के कारण क्या होता है? इस विस्फोट के कारण तारा क्या करता है, तारा अपनी सारी न्यूक्लियर एनर्जी, जो इस तारे में अभी तक थी ना, न्यूक्लियर एनर्जी, ये लूज कर देता है, मतलब अपनी सारी न्यूक्लियर एनर्जी ये छोड़ देता है। और ऐसे तारे को हम बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ, मतलब इसे बोलेंगे श्वेत वामन हिंदी में, ठीक है। व्हाइट ड्वार्फ या फिर फॉसिल स्टार, मतलब जीवाश्म तारा, ठीक है। कितना क्लियर है? व्हाइट ड्वार्फ, छोटा वामन, मतलब छोटा ही हो बेस, इसका साइज भी छोटा हो रहा है इसका। हाँ, ड्वार्फ को हिंदी में वामन भी बोलते हैं, वामन। वामन मतलब, वामन जी वो अवतार था ना, छोटा बालक तो था वो, जिसने राजा बलि के वो पैर में से तीन वो मांगे। ड्वार्फ, बस मैं भी हिंदी आपको लिखाऊंगा सारे, ठीक है। अब ये देखो, सारी न्यूक्लियर एनर्जी छोड़ के व्हाइट डार्क बन गया। अब क्या होता है, ये तारा धीरे धीरे
ठंडा होता है और लूज करता है, छोड़ देता है अपनी सारी शाइन, जितनी भी इसमें एनर्जी थी, लाइट एनर्जी छूट जाती है इसमें, और अब तारा जो बनता है ब्लैक, इसे हिंदी में बोलते हैं कृष्ण वामन, ठीक है, ब्लैक ड्वार्फ। वो एक्चुअली ज्योग्राफी हिंदी में बहुत दिक्कत होती है, ज्योग्राफी में हिंदी में टर्म बहुत उठपटांग। हाँ, मैं इसलिए आपको हिंदी में ही लिखाऊंगा, मैं यहाँ पे समझाने के लिए रखा हूँ। आप नहीं, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखाऊंगा। मैं जब आपको नीचे नोट लिखाऊंगा आपको हिंदी में लिखाऊंगा सारा, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में लिखूंगा तो एक डायग्राम नहीं आ पाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको देखो फिर से बताता हूँ कि हो क्या रहा है। एक तारा जो होता है, ताप के कारण वो अपनी ऊर्जा प्राप्त सर करता है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, प्लीज। फिर से नहीं आ रही है? जी। आवाज साफ नहीं आ रही, कट के आ रही है, कम आ रही है? सर साफ नहीं आ रही, कट कट कर आ रही है। कट कट सर के? रुक रुक कर। ये तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, बारिश पड़ रही है ना, या उसकी वजह से आ रही है, क्योंकि सेल वेल तो सब सही है इसके बिल्कुल। चेंज कर दिया मैंने अभी एक बार, अभी भी चेंज किया मैंने सेल। वाईफाई क्या करना? हाँ, ये धमाका है, अभी बता रहा हूँ आपको क्या चेंज करना है। वाईफाई एक सुंदर भाई को बोलता हूँ मैं। ठीक है, मैं अभी आप सारा दिखाऊंगा आपको, तब डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ पे ना अभी एक केस दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी ऑनलाइन में आपको बता दूं तो अभी आ रहे हो, नेट चेक करेंगे, अभी थोड़ा वैसे नहीं कर सकते। देखो आप फिर से सुन लो एक बार कि देखो हो रहा क्या है। तारे में नाप के संलयन हो रहा है, जिसके कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब देखिए पहला केस देख रहे हैं, पहले केस में क्या है कि तारे का जो मास है वो कम है 1.4 ऑफ मास ऑफ सन, ठीक है। इसे बोलते हैं हम चंद्रशेखर लिमिट, में लिखाऊंगा आगे। ना कुछ ये डिस्टर्बेंस आ रही है ना, कट कट के जा रही है आवाज, तो नेट में देख लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया? अभी वैसा रिपीट में कट रही है, ठीक है। अब फिर सर अब आपकी आवाज आवाज ही नहीं आ नहीं रही आ रही। सर। नहीं आ रही सर। देखने एक बार आवाज आ रही है अब आपको? जी सर आ आ गई। गई सर। है? सर आ आ, गई। आ रही है ना आवाज? यस सर। चलो ठीक है, डिस्टर्बेंस आएगी तो बताना, वैसे आप थोड़ा नेटवर्क के कारण आ सकती है, ठीक है। देखो फिर बता दो, देखो कंफ्यूज में तो मैं आपको हिंदी में लिखूंगा तो यहाँ पे पूरा आएगा नहीं, मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, मैं हिंदी में लिखाऊंगा अभी आपको। देखो, अगर तारों का वेट जो है 1.4 मास ऑफ सन से कम है, तो ये तारा ये वाला रूप लेगा। बेसिकली होगा क्या है, हाइड्रोजन से हीलियम जो बन रहा था रिएक्शन अब बंद हो जाएगा, और तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगेगा। ऐसे तारे को हम बोलते हैं रेड जैक्ट, ठीक है, रक्त दानव। अगर वैसे लिखना मैं लिख दूंगा यहाँ पे, इसे बोलते हैं रक्त दानव, ठीक है। अब देखिए जो हीलियम बची, ये जो हीलियम बची इसमें फिर से रिएक्शन होगा, हीलियम चेंज होने लग जाएगी कार्बन में, भारी होता है कार्बन, कार्बन और भारी आयरन में कन्वर्ट होने लग जाएगा। इसके कारण जब हल्का चीज भारी में कन्वर्ट हो रही है, इसके कारण एक बहुत बड़ा धमाका होगा, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके के कारण देखो तारे के अंदर ये धमाका हो रहा है, इस धमाके के कारण तारा अपना सारी जितनी इसमें नाप किया ऊर्जा थी उसे खो देता है, और तारा को अब कहलाता है श्वेत वामन
या फिर जीवाश्म तारा। ठीक है, जीवाश्म तारा बन गया। अब देखिए इस तारे के अंदर कोई एनर्जी नहीं है, ना ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ना ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब जितनी भी इस पे जो लाइट एनर्जी थी पुरानी जो चली आ रही थी, धीरे धीरे वक्त के साथ, ऐसा नहीं है एक साल में हो रहा है, ये करोड़ों करोड़ों साल की बात है। ठीक है, धीरे धीरे अपनी सारी जो लाइट थी, जो सारी ऊर्जा थी, उसे खो देगा और ठंडा होके एक ये बन जाएगा काला तारा, या फिर इसे बोलते हैं हम काला वामन। ठीक है, तो ऐसा आपका काला वामन होता है। किस केस में बन रहा है? ये बन रहा है जब तारे का जो वेट है सूर्य के वेट के 1.4 ms के कम है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो दूसरा जो केस बनता है इसमें, अब देखो वही हो गया। दूसरा जो केस बनता है, दूसरा केस बनता है ऐसे जब तारे का जो वेट है 1.4 ms से ज्यादा है। ठीक है, अब देखो यही चीजें हो रही है, पर अब तारों का नाम बदलता रहेगा। ठीक है, समझना इसे, फिर मैं लिखाऊंगा आपको, यहाँ पर समझा रहा हूँ केवल। अब देखना कि अगर तारे का जो वेट है 1.4 ms से ज्यादा है, तो क्या होगा? हाइड्रोजन से हीलियम, फिर से वही हो गया। देखो मैं चलो अगले इसमें बनाता हूँ। ठीक है, वही तारा, इसमें हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट हो रहा है, इसमें ऊर्जा है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अगर तो तारे का वेट है 1.4 ms से ज्यादा है। ठीक है, अब क्या होगा? देखो हाइड्रोजन से हीलियम का रिएक्शन हो रहा है, धीरे धीरे रिएक्शन हो जाएगा खत्म, हाइड्रोजन से हीलियम हो जाएगा बनना बंद। इसके कारण क्या होगा? तारा ठंडा होगा और लाल रंग का दिखने लगेगा। ऐसे तारे को हम बोलते हैं, उस वाले तारे को क्या बोल रहे थे हम? रेड जायंट। इसे बोलते हैं हम रेड सुपर जायंट, मतलब रक्त महादानव। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रक्त महादानव। अब देखो इसके बाद क्या हो रहा था, ये जो हीलियम बचा था हमारा, हीलियम कन्वर्ट हो रहा था कार्बन में, कार्बन कन्वर्ट हो रहा था आयरन में। इसके कारण एक बड़ा धमाका होता है, इसे बोलते हैं हम सुपरनोवा। उसमें जब तारे में धमाका हुआ सुपरनोवा, फिर तारे के साथ क्या हुआ? उसमें उसने अपनी सारी क्या खो दी? उसने अपनी सारी नाभिकीय ऊर्जा खो दी। इसमें क्या करता है, इस धमाके के कारण इसमें क्या होता है, ये अपने सारे के सारे लूजेस ऑल इट्स न्यूट्रॉन एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। ठीक है, मतलब कि इस धमाके के कारण जब उस तारे में सारी नाभिकीय ऊर्जा समाप्त हो रही थी, इस तारे में क्या हुआ? इस तरह से सारे न्यूट्रॉन खो दिया और इसमें केवल अब क्या है? केवल इसमें सॉरी, इसने उल्टा है, सारे इलेक्ट्रॉन खो दिए इसने और इसमें केवल अब न्यूट्रॉन बचे। ऐसे तारे को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, सुना आपने ये कभी? थोड़ा बहुत आपको आइडिया है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लैक होल कैसे बन रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इस तारे को हम बोलेंगे न्यूट्रॉन स्टार, या इसे पल्सर भी कहते हैं। ठीक है, बाइक वाली पल्सर, बेसिकली घूमता रहता है, घूमता रहता है, बहुत तेज तेज घूमता रहता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? देखो ये घूमता रहता है, बहुत तेज से घूम रहा है। इस घूमने के कारण इस तारे के साथ क्या होता है? इस घूमने के कारण इसके अंदर संकुचन पैदा होता है, सिकुड़न पैदा होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा, और ये सिकुड़ता जाता है। जितना तारा सिकुड़ेगा इसका गुरुत्वाकर्षण एक केंद्र बिंदु पे सारा कंसंट्रेट हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, और फिर तारा क्या बनता है लास्ट में? ब्लैक। ठीक है, ठीक है, तो देखो तारे का मास जब वेट 1.4 ms से कम था तो ब्लैक स्टार बना। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1.4 ms से ज्यादा है, तो पहले लाल महादानव बन रहा है, फिर इसके सारे इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, न्यूट्रॉन बच रहे हैं, तो ये न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर बन रहा है। ये घूमता जाता है असीमित काल तक, अनिश्चित काल तक। घूमने के कारण इसमें सिकुड़न पैदा होती है, गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्र पे स्थापित हो जाता है, और तब लास्ट में बन जाता है ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र। क्लियर? इतना इतना क्लियर है? तो मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार के नीचे लिखना, ये सारे अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है, इसमें केवल न्यूट्रॉन रह जाते हैं, इसीलिए इस तारे को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर भी कहते हैं। ठीक है, ये समझ गया आप लोग? मैं सारी थ्योरी आपको नीचे लिखा देता हूँ जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब लिखना शुरू कर दो जो मैंने सारी बात बताई। पीछे वाला, ठीक है,
इसे लिखना शुरू करो, आप समझ में आ जाएगा। लिखना, पहले बता दो तारा कैसे बनता है। बेसिकली मैंने आपको बताया था ना कि आकाश गंगा हमारी सारी घूमती रहती है। तो देखो ये सब चीजें ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इससे ज्यादा मत दिमाग लगाना कि सोचो आकाश गंगा घूम रही है घूम रही है घूम रही है। वॉशिंग मशीन देखी है आपने, जब घूमना शुरू करती है कपड़े इधर फैले होते हैं, घूमते तो एकदम से सिकुड़ते जाते हैं ना कपड़े। तो वैसे ही आकाश गंगा घूम रही है घूम रही है घूम रही है। तो सब कुछ घूम के ना एक स्टार टाइप का बनना शुरू होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। तो ऐसे तारों का निर्माण होता है, ठीक है। तो वही सब चीजें लिखा रहा हूं मैं, बस आपको ये ब्लैक होल वाला ये सिद्धांत, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो लिखना शुरू करना है इसमें। आकाश गंगा के घूर्णन से, आकाश गंगा के घूर्णन से, आकाश गंगा के घूर्णन से वहां विद्यमान, वहां विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित होता है। वहां विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित होता है, बादल प्रभावित होता है। एवं, एवं, एवं परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, परस्पर गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण वहां नाभिकीय संलयन शुरू होता है। वहां नाभिकीय संलयन शुरू होता है। संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है। और और हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तित होना प्रारंभ होता है, या फिर हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होने की प्रक्रिया प्रारंभ प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में एक तारा, या फिर इस अवस्था में एक तारे का निर्माण होता है। इस अवस्था में एक तारे का निर्माण होता है, ठीक है। तारे का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था जो मैंने यहाँ पे बना रखा है ऐसे, कि बेसिकली तारा का निर्माण कैसे हो रहा है, घूमन हो रहा है, उसमें घूर्णन हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण का बल एक जगह पे केंद्रित हो रहा है, नाभिक का संलयन शुरू हो गया, जिसके कारण की तारे का निर्माण हो गया, ठीक है। अगर पैराग्राफ बदलना, तारे के केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण, तारे के केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग, तारे का केंद्रीय भाग संकुचित एवं गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है, आगे लिखना। धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है। इसमें लिखना, यदि इस तारे का द्रव्यमान, यदि इस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 से कम हुआ, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 से कम हुआ, कम हुआ, तो यह तारा, तो यह तारा रक्त दानव, यह तारा रक्त दानव या फिर रेड जाइंट कहलाएगा। रक्त दानव या रेड जाइंट कहलाएगा। और यदि
और यदि इस तारे का द्रव्यमान और यदि इस तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से ज्यादा हुआ 1.4 ms से ज्यादा हुआ तो इसे आगे लिखा ना, तो इसे हम रक्त महादानव रेड सुपर जायंट कहते हैं। तो इसे रक्त महादानव या फिर रेड सुपर जायंट कहा जाता है। इसी में एक लाइन जोड़ देना, 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। वन 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने पहला वो दूसरा स्टेज देखा कि यहाँ पे हमारा देखा कि अब हमने लाल दानव और लाल महादानव दोनों हमने बना लिया आगे। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ में लिखना, अब केंद्र में हीलियम, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, अब केंद्र में हीलियम बची ना। अब देखो ये वाला स्टेज लिख रहे ना, हीलियम बची। अब केंद्र में हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहे में परिवर्तित होता है। केंद्र में हीलियम कार्बन और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहे में परिवर्तित होता है। इसके फलस्वरूप तारे में एक तीव्र विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है, सुपरनोवा भी कहते हैं। ठीक है, आगे लिखना, यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम है, यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम है तो क्या होगा तारे में? नहीं, क्या करेगा वो? अपनी न्यूक्लियर एनर्जी खो देगा और वाइट डार्क में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम है तो वह अपनी सारी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ, या जीवाश्म तारा जिसे हम फॉसिल स्टार कहते हैं, श्वेत वामन या जीवाश्म तारा में बदल जाता है। बदल जाता है। क्लियर इतना? यहां पर हमने देखा ये बदल गया। अब अगला केस देखना, लिखना, यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से ज्यादा होता है, ms से ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर वेग पाकर नाभिक को छोड़कर चले जाते हैं।
नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। वह इसमें केवल न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। वह इसमें केवल न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। बचे रहते हैं। इस अवस्था में इसे क्या कहते हैं? नहीं, अभी ब्लैक नहीं आया। इस अवस्था में इसे पल्सर बन रहा है ना। इस अवस्था में इसे, वो उसकी लास्ट वाला है, वो इस अवस्था में इसे न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा अभी? ठीक है, पल्सर कहते हैं। पैराग्राफ बदलना, पीछे आते हैं, वापस देखो। यहां तक हमने, यहां तक श्वेत वामन बना लिया था ना। पैराग्राफ बदल के लिखना, श्वेत वामन या जीवाश्म तारा। श्वेत वामन या जीवाश्म तारा क्या होता है इसके साथ? अब ये क्या होगा देखो, ठंडा हो जाएगा और अपनी सारी चमक खो देगा। ठीक है, तो इतना श्वेत वामन है जीवाश्म तारा, अब ठंडा होकर अपनी सारी चमक खो देता है। जीवाश्म तारा ठंडा होकर अपनी सारी चमक खो देता है, चमक खो जाता है। और इस प्रकार काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ का निर्माण होता है। और इस कारण काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमने इसमें देखा कि जो मास 1.4 ms से कम है। अब देखेंगे हम, देखो कि हमने यहाँ पे न्यूट्रॉन तारा बना दिया था। अब न्यूट्रॉन तारा क्या है, ये लगातार घूमता जाएगा, घूमने के कारण सिकुड़न पैदा होगी। सिकुड़न के कारण इसका सारा गुरुत्वाकर्षण, देखो ना, कोई चीज जब घूमती है, जब वॉशिंग मशीन घूमती है तो एक जगह उसका ग्रेविटेशन पुल केंद्रित हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, तो वही बिल्कुल, तो जो बीच वाला पॉइंट है, हाँ, क्योंकि सारी जो ग्रेविटी है ना वहां पे कंसंट्रेट हो गई, गुरुत्वाकर्षण बल वहां पे आ गया। तो ऐसे स्थिति में तारा का ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल पता है आप लोगों को? ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक ऐसा तारा है जो, यही तारा ही है ब्लैक होल। वो मर गया, उसकी एनर्जी खत्म हो गई, लेकिन इतनी ज्यादा उसमें ग्रेविटी है कि उसके अंदर से लाइट जाएगी तो वापस नहीं आएगी, इसलिए ब्लैक होल दिखेगा नहीं हमें। ठीक है, आप अंतरिक्ष में जा रहे हो तो ब्लैक होल दिखेगा नहीं, आप उसके अंदर एंटर कर जाओगे, लाइट ही नहीं यहाँ पे वापस। हम किस चीज को तब देख पाते हैं जब वहां से लाइट टकरा के हमारे आंखों में आती है। वो क्या करती है, वो इतना ज्यादा उसमें, मतलब ये मान के चलो कि हम अंतरिक्ष में चल रहे हैं, ब्लैक होल है, तारा है, ठीक है, ब्लैक होल है, तो ये मुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि जितनी लाइट जा रही है सब अपने आप पे एब्जॉर्ब कर देगा, हम पे वापस ही नहीं आएगी। तो इसलिए इसे ब्लैक होल बोलते हैं। असीमित इसमें ग्रेविटी होती है। ठीक है, क्लियर है? इसकी इतनी ग्रेविटी होती है कि इस पे जाना ही पॉसिबल नहीं। देखो, जब आप सोचो कि एक बस में जा रहे हो आप अंदर, सोचो कि बस में आप ब्लैक होल की तरफ एंटर कर रहे हो, ब्लैक होल में बहुत ग्रेविटी है, तो इसकी इतनी ग्रेविटी इतनी है कि आपको बिल्कुल ऐसे आकर्षित तो करेगा, आपकी बस का ऐसे कचूमड़ बना देगा वो। ग्रेविटी आपकी लगेगी चारों ओर, सर बिल्कुल, वो बिल्कुल चूर चूर हो जाओगे। तो ऐसे सब होता है ब्लैक होल का। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो हमने न्यूट्रॉन तारा बनाया था, आगे लिखना, पैराग्राफ बदल के लिखना, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर असीमित समय तक सिकुड़ता जाता है। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर असीमित समय तक सिकुड़ता जाता है और अंततः उसका सारा द्रव्यमान एवं गुरुत्वाकर्षण बल, उसका सारा द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। एक ही बिंदु पर
संकेंद्रित हो जाता है। संकेंद्रित हो जाता है। आगे लिखना, ऐसे ऐसे असीमित घनत्व के पिंड को, ऐसे असीमित घनत्व के पिंड को, असीमित घनत्व के पिंड को ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र भी कहते हैं। हाँ, कृष्ण छिद्र कहते हैं ना ब्लैक होल को। छिद्र, छिद्र छिद्र, होल, ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र भी कहते हैं। कृष्ण मतलब ब्लैक होता है ना, कृष्ण का मतलब ब्लैक होता है बेसिकली हिंदी। ठीक है, समझिए आप लोग। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये तारा का पूरा, मैंने तारे का जन्म से लेकर मरण की अवस्था बताई। बस लिमिट को याद रखना 1.4 ms। अगर 1.4 ms से कम होगा तो लाल दानव, फिर उसके बाद आपका श्वेत दानव या फिर जीवाश्म तारा, और लास्ट में आपका आपका श्याम वामन बनता है। ठीक है, उसी प्रकार 1.4 ms से ज्यादा होगा तो लाल महादानव, उसके बाद सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन तारा या पल्सर, उसके बाद सारी एनर्जी छोड़ देगा, घूमेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक जगह उसकी ग्रेविटी आ जाएगी, लास्ट में कृष्ण छिद्र ब्लैक होल। ठीक है, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है तारे की जन्म और मृत्यु का। क्लियर है आपको? ठीक है, हाँ अभी दिख रहा है ना, मैं तब तक वही है। अब कुछ तारे, अब वैसे हम अब देखे हुए ना, आप टेलीस्कोप वगैरह से देखना, कुछ तारे तो हमें बहुत चमकीले दिखेंगे, कुछ हमें लाल रंग के दिखेंगे तो जाइंट होंगे, कुछ व्हाइट दिखेंगे तो वो न्यूट्रॉन स्टार का व्हाइट डार्क होंगे, और कुछ ब्लैक होगा तो हमें दिखेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, तो वो आखिरी अवस्था में दिखती नहीं। ठीक है, तो ये एक चीज होती है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तारों का जीवन मरण चक्र है। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना कि तारा टूट के देखा हमने, तो क्या देखते हैं हम? वो ये दिख रहा है हमें, वो उल्का पिंड होती है, वो ब्लैक उल्का पिंड। हाँ, कि तारा कभी बोलते हैं ना तारा जन्म मरण, ये चक्र होता है। तारा मरने का मतलब ही नहीं कि तारा पेड़ का फल है कि टूट के नीचे हमारी पृथ्वी की ओर आएगा, वो वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, उसकी एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जो गिर रहा है वो उल्का पिंड, एनर्जी खत्म होगी बेसिकली, वो इसका मरना हुआ। ठीक है, हमारा मरना भी क्या है, आप देखो वो एनर्जी खत्म होगी, आत्मा क्या है, एनर्जी तो है। ठीक है, तो ये हमारा होता है। कुछ नोट लिख दो, एक नोट लिखना। ठीक, पहला नोट लिखना, देखो रोग ब्लैक होल क्या होता है। ठीक है, ये हिंदी में भी रॉग, इसे हिंदी में ऐसे लिख लेते हो, रॉग कृष्ण चित्र ऐसे करके। ठीक है, क्या होता है रोग ब्लैक होल, लिखना इसमें। ये बेसिकली क्या है, दो या दो से अधिक ब्लैक होल्स का समूह है। ठीक है, दो या दो से अधिक ब्लैक होल का समूह, समूह। ठीक है, दो ब्लैक होल जब दो तीन मिले एक साथ तो उन्हें रॉक ब्लैक होल बोलता है। ठीक है, अगली हेडिंग देना, अगली नोट इज गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन। ठीक है, गैलेक्टिक को गैलेक्टिक ही लिखते हैं, रिवॉल्यूशन को परिक्रमा लिख लेना, गैलेक्टिक परिक्रमा। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ गैलेक्टिक परिक्रमा क्या है। ये सोचो कि ये हमारे ये है, ये सूर्य है, और ये हमारे एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। ठीक है, ये हमारा सौर मंडल है पूरा। ठीक है, ये हमारा सौर मंडल है। ठीक है, तो ये सौर मंडल क्या है, देखो जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, आकाशगंगा, हमारे सारे ग्रह, सिटी का बज रही, अच्छा बाहर से आ रही है। अब वो कहाँ, वो तो फोन फोन पे बिजी रहता है, तुम्हारा आधा टाइम फोन पे क्यों जाता है भाई? देखो। चलो, चलता रहता है, तो जीवन क्रम है। ठीक है, बढ़िया है, मुक्ति मिलोगे पड़े हुए बने हुए। वो मूवी देखी ठुकरा के मेरा प्यार, वो देखी, मेरी शादी में जरूर आना। देखो कहाँ बेचारा क्लर्क था, बाद में आईएएस बना। ठीक है, तो जरूरी है ऐसे कुछ अनुभव करो तो आईएएस बनोगे सीधे। ठीक
ठीक है, तो ये सोलर सिस्टम है हमारा। तो देखो हमारे सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य अपने सभी ग्रहों के साथ जो हमारी आकाशगंगा केंद्र बिंदु, मतलब ये मान लो इसे, इसकी परिक्रमा करता है। ठीक है, तो सारे के सारे ना ऐसे ऐसे करके ये पूरी परिक्रमा कर रहे हैं आकाशगंगा के केंद्र की। इस पूरी परिक्रमा को हम क्या बोलते हैं? गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन। गैलेक्टिक परिक्रमा मतलब सौर मंडल पूरी आकाशगंगा के मध्य केंद्र की जो परिक्रमा करता है, इसे बोलते हैं हम गैलेक्टिक परिक्रमा। इसमें जो टाइम लगता है इसे बोलते हैं हम गैलेक्टिक ईयर, गैलेक्टिक वर्ष या कॉस्मिक वर्ष। ये जो टाइम लगता है वो लगभग लगभग 225 से 250 मिलियन वर्ष का समय है। ठीक है, क्लियर है? गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन इसकी जो सोलर सिस्टम पूरा रिवॉल्यूशन कर रहा है, जितना टाइम लग रहा है उसे बोलते हैं हम गैलेक्टिक वर्ष या कॉस्मिक वर्ष। ठीक है, क्लियर इतना? तो इसे लिख लो, लिखना लिखना। सूर्य अपने सभी ग्रहों के साथ, सूर्य अपने सभी ग्रहों के साथ मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। ठीक है, लिखना। सूर्य अपनी सभी ग्रहों के साथ मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र बिंदु की परिक्रमा करता है। इसे या इस परिक्रमा को गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन या गैलेक्टिक परिक्रमा भी कहते हैं। इस परिक्रमा को गैलेक्टिक परिक्रमा कहते हैं। इस परिक्रमा में लगने वाले समय को, इस परिक्रमा में लगने वाले समय को गैलेक्टिक ईयर या गैलेक्टिक वर्ष, ठीक है, इंग्लिश में लिखो बेटर रहेगा, हिंदी में भी ऐसे लिख देना देवनागरी लिपि में, गैलेक्टिक वर्ष या गैलेक्टिक ईयर, या फिर इसे एक और टर्म यूज करते हैं हम, कॉस्मिक वर्ष या कॉस्मिक ईयर। इस पूरी अवधि को गैलेक्टिक वर्ष या कॉस्मिक वर्ष भी कहा जाता है। गैलेक्टिक वर्ष या कॉस्मिक वर्ष भी कहा जाता है। और यह अवधि, और यह अवधि 225 से 250 225 से 250 मिलियन पृथ्वी वर्षों के बराबर है। 225 से 250 मिलियन पृथ्वी वर्षों के बराबर है। क्लियर अब? ठीक है, तो इसे गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन गैलेक्टिक वो बोलते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ सौरमंडल पूरा पृथ्वी की मतलब केंद्र बिंदु की परिक्रमा करता है, तो वो है। ठीक है, क्लियर है? या तो क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो देखो हमने चांद तारे कर लिए, अब हम पृथ्वी शुरू करेंगे। आपकी क्लास कितने देर में अभी है? टाइम अभी 12:30, 12 बजे से शुरू होगी। अरे तो खड़े रहेंगे, तो बारिश है इसलिए बाहर खड़े होते हो ना। तो ठीक है, जब तक कूदे ना तब तक एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ना जियोडेसी पता आपको क्या होता है? जियोडेसी, ठीक है, कौन कूदा है? बोलने दो। जियोडेसी क्या होता है? आप लोगों ने अभी ज्योग्राफी पढ़ रखी थी ना, आप लोगों ने जियोडेसी वगैरह पढ़ा है आपने? क्या होता है जियोडेसी, क्या होती है? इसे हिंदी में भी जियोडेसी ही बोलते हैं। इसका नाम हिंदी में भी जियोडेसी है। देखो बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ। जियोडेसी होती है, जर्मोफोलॉजी होती है, जियोग्राफी होती है, अलग अलग ब्रांचेस ऑफ साइंस है ना बेसिकली।
ठीक है, तो इतना उसमें मैं अभी जियोलॉजी बता रहा हूँ। तो जियोलॉजी क्या है, बेसिकली ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी का शेप या पृथ्वी का आकार पढ़ते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ते हैं, अब पृथ्वी की स्पेस में क्या ओरिएंटेशन है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसे हम बोलते हैं जियोडेसी। इसमें हम पृथ्वी के आकार की इस चैप्टर में बात करेंगे। अब पृथ्वी का आकार क्या है, क्या बोलते हैं? बिल्कुल, जियोइड को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी का आकार है जियोइड में, लिख के लाया था, मैं बताता हूं आपको, भू आब। ठीक है, तो हिंदी हिंदी में थोड़ा, पृथ्वी का आकार है भू आब या जियोइड। इसे कैसे डिफाइन करेंगे हम? मतलब पृथ्वी का आकार कैसा बोलोगे आप? अंडाकार है, क्या है, कैसा, क्या होता है? हाँ बिल्कुल, तो वैसे बताओ फिर कैसे बोलेंगे? जैसे ऑरेंज होता है, कि हम क्या बोलेंगे, जो पृथ्वी है जो सेंटर से है बल्जिंग है। बल्जिंग है मतलब कि सेंटर से फैली हुई है और ऊपर से चपटी है, तो ये आकार होता है। इस आकार को हम जियोइड बोलते हैं। इसे ऑब्सोल्यूट स्फीरॉइड भी बोलते हैं, पर ये चपटाकार अंडाकार आकार। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो फटाफट, तो मैं आपको बताऊंगा। लिखना जियोडेसी चैप्टर का नाम है। ठीक है, लिखना जियोडेसी चैप्टर का नाम है। इसमें फटाफट एक डेफिनेशन लिखना। जियोडेसी की डेफिनेशन दिखा रहा हूं मैं। जियोडेसी हिंदी में भी जियोडेसी ही लिखना। ठीक है, जियोडेसी पृथ्वी के ज्यामितीय आकार, पृथ्वी के ज्यामितीय आकार, कॉमा, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास, अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को स्पष्ट रूप से समझने, स्पष्ट रूप से समझने और मापने का विज्ञान है। मापने का विज्ञान है। आगे लिखना, पैराग्राफ बदल के, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार, ये लिखना, जियोइड ब्रैकेट भूआब, पृथ्वी का आकार जियोइड या भूआब, या इंग्लिश में लिखता पहले ऑबलेट स्फेरॉइड, या ऑबलेट स्फेरॉइड, हिंदी में लिखना ब्रैकेट में, चपटा अंडाकार। ऑबलेट स्फेरॉइड की ब्रैकेट में लिखना चपटा अंडाकार। पृथ्वी का आकार भूआब या चपटा अंडाकार है, अर्थात अर्थात विषुवत रेखा पर पृथ्वी अंडाकार, विषुवत रेखा पर पृथ्वी अंडाकार एवं ध्रुवों पर पृथ्वी चपटाकार है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटाकार है। क्लियर इतना यहां तक? आप मुझे बताओ कि अगर पृथ्वी का केंद्र बिंदु ये है, रेडियस पता है आपको? रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। हाँ, 6400 लगभग। तो ये बोलता हूं कि यहां से अगर ये इक्वेटर की नाप रहा हूं मैं बोलता हूं रेडियस एट इक्वेटर, मतलब विषुवत रेखा पर आर ई बोल रहा हूं मैं, और ध्रुवों पर रेडियस जो है वो है आर पी। तो बताओ आर ई ज्यादा होगा, आर पी ज्यादा होगा? आर ई या आर पी? कितने बोल रहे हैं? आर पी कितने लोग बोल रहे हैं? आर ई ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो देखो आर ई ज्यादा होगा आर पी से। अब मुझे बताओ इस पे ग्रेविटी का क्या फर्क पड़ेगा? ग्रेविटी कहां ज्यादा होगी?
हाँ, ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है देखो, GMEM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखा जाए तो ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, तो देखो रेडियस ज्यादा कहाँ है, इक्वेटर पे। इसका मतलब क्या है कि इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, ग्रेविटी एट पोल। तो यहाँ पे पोल में क्या है, ग्रेविटी ज्यादा है, यहाँ पे ग्रेविटी कम है। इसी कारण जो वायुमंडल की पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, उसकी अब यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है तो ट्रोपोस्फियर को ज्यादा खींचेगी। तो ट्रोपोस्फियर यहाँ पे 8 किलोमीटर पे है और इक्वेटर पे वही ट्रोपोस्फियर 18 किलोमीटर की हाइट पे मिलता है। समझ रहे हो बात को, नहीं आया समझ में? ठीक है, चलो फिर मैं आपको ये यहां तक लिख लो, ये रेडियस से ग्रेविटी कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेट करती है मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको ये थोड़ा हो जाएगा कि ट्रोपोस्फियर वगैरह, फिर कल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और ये सब इजी चीज शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।